हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हमने पार्ट 4 की चर्चा अब तक हमने कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 की चर्चा करेंगे और जिसमें पिछले सेशन में पार्ट 4 में हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था। इस सेशन में भी हम टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये आज का पहला प्रश्न जो चुनाव से संबंधित है, कह रहा है पहला कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। हारने वाले प्रत्याशी को 45% अंक प्राप्त होता है और वो जो है 40,000 मतों से हार जाता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है, पहला सवाल। दूसरा, जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। यहां से 3 क्वेश्चन बनता है। तो सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं। कह रहा है एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। हारने वाले प्रत्याशी को 45% अंक प्राप्त होता है और वो 40,000 वोटों से जो है चुनाव हार जाता है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। पहला उसमें पूछा है मतों की कुल संख्या कितनी है। दूसरा पूछा है जीते हुए प्रत्याशी को कितने प्रतिशत जो है जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए और हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम मान लें कि जो कुल मत है वो हम मान लें क्या, 100। कुल अगर मत हमारा क्या है, 100 है। इस 100 में से यहां पर इसको 2 भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 प्रत्याशी हैं। इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए। और वो जो कह रहा है कि हारे हुए प्रत्याशी को 45%, यानी कि सेकंड वाले को 45 मिला, तो यहाँ 45% कर दीजिए। और जब यहाँ 100 में से 45 से पाया है तो जो है ये कितना पाएगा, 100 में से 45 घटा देंगे तो 100 माइनस के 45 बराबर के क्या हो जाएगा, 55%। यानी कि जो जीता हुआ है वो क्या है, वो 55% अंक पाया, जो है 55% वोट पाया है, मत पाया है। और जो हारा है वो जो है 45% पाया। और ये कह रहा है आगे कि और वो चुनाव जो है 40,000 वोटों से हार जाता है। तो जो हार और जीत, ये भी इनका भी अंतर हार जीत का होगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर ही वो जो 40,000 वोट है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इनके बीच का अंतर हम निकालेंगे तो जो अंतर आएगा हमारा कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 10%। अब यहां 10% बराबर क्या हो जाएगा, 40,000 की। अब यहां पहला सवाल कह रहा है कि मतों की कुल संख्या कितनी है। अगर यहां पे दिया है 10% बराबर यहां पे 40,000, यहां लिख लीजिए कुल या मतों की कुल संख्या, मतों की कुल संख्या निकालिए। जब 10% बराबर यहां पे जो है 40,000 दिया है तो 1% बराबर ये क्या हो जाएगा, 40,000 बटा के 10 हो जाएगा। और फिर 100%, जो कि चुनाव में जो कुल मत हमने माना है वो 100 है। तो यहां पर जो 100% जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40,000 बटा के 10 और गुणे क्या हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और जब हम निकालेंगे यहां तो आ जाएगा 4 लिख करके 3 और 2 5, यानी कि इतना 4 लाख वोट पड़े। कितने पड़े, इतने मत, कुल मत कितने हो गए, कुल जो मत आए, कुल मत इतना आ गया, कितना, 4 लाख। 4 लाख क्या हो गए, मत पड़े। ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल जीते हुए प्रत्याशी को कितना मत मिला उसको निकाल लीजिए। क्योंकि जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो यानी कि 10% बराबर जो आया है 40,000 के अंतर है, 40,000 अंतर है। तो उसके बाद 1% बराबर वहां पर क्या हो जाएगा, यह भी 40, इतना बटा के क्या हो जाएगा, 40,000 बटा के 10 हो जाएगा। और वो कितना पाया है,
वो 55% पाया है, तो 55% बराबर भी आप निकाल लो, तो यहाँ पे 40,000 और बटा के 10 गुणे के यहाँ पे 55 हो जाएगा। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 55 का गुणा उसमें करा दीजिए, 3 0 यहाँ पहले लग जाएगा, और यहाँ पे 4 5 20 को 0, 4 5 20 2 22, तो कितना हो गया वो पाया है 2,20,000। 2,20,000 उसने क्या किया, उसने मत पाया। जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो कितना मत पाया, 2,20,000। 2,20,000 मत जो है जीता हुआ प्रत्याशी पाया है। और भी दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। जब हम जान गए कुल मत 4 लाख है, तो 4 लाख का हम डायरेक्ट 55% निकाल लें तब भी निकल जाएगा, और सेकंड वाला भी जीते हारे हुए प्रत्याशी का तो भी उस तरह से निकल जाएगा। तो जो 4 लाख का है हम 55% निकाल देंगे तो ऐसे भी लग जाएगा और ऐसे भी लग जाएगा। जैसे आसान लगे वैसे ही आप लगा सकते हैं। तीसरा देखिए, उसमें जो हारे हुए प्रत्याशी को जो है यहां निकाल लीजिए, हारे हुए प्रत्याशी को, तो यहाँ पे 10% बराबर के 40,000 के, तो 1% बराबर यहाँ 40,000 बटा के 10 हो जाएगा। वो कितना पाया है, 45% पाया है। तो यहाँ पे 4,000 यानी 40,000 बटा के 10 और गुणे यहाँ पे 45, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, गुणा करा दीजिए, तो यहाँ 3 0 पहले ही लग जाएगा, और 4 5 20 को, और 4 चौके 16 2 18। उसने क्या किया, 1,80,000 इतना मत पाया, कौन, हारने वाला। और भी निकाल सकते हैं। जब हमको पता चल गया कि 4 लाख में से जो है ये 2,20,000 पाया है, तो अगर हम इसमें से अगर हम इसको घटा दें, कुल मत में से जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसका मत हम घटा देंगे, तो हमारा हारा हुआ प्रत्याशी का मत भी निकल जाएगा। हमको इस तरह से इतना निकालना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, ये 3 टाइप के बनते हैं यहाँ से। या तो आपसे पूछ देगा मतों की कुल संख्या कितनी है, या तो पूछ देगा जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत मिले, या तो फिर हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो इस तरह से यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। अगले टाइप पे चलते हैं, देखते हैं इसी चुनाव का 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। मोहन और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। आइए इसको हल करते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 20% जो है अवैध घोषित हो गए, यानी कि जो अवैध का मतलब कि जो है फर्जी वगैरह रहा होगा उसको अवैध घोषित कर दिया गया। और मोहन और रावत 2 उम्मीदवार थे, उनको जो है रावत को वैध मतों का 40% मत प्राप्त हुआ, और वो जो है 1600 जो है वोटों से जो है क्या हुआ, मतों से वो क्या हो गया, वह चुनाव को हार गया। तो बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, यानी कहने का मतलब है कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी है। तो आइए देखिए, अगर हम मान लें कुल मत हम मान लें 100, तो यहां पे शुरुआत में कहा है 20% अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ 20% अवैध निकाल दीजिए। तो अब यहाँ 100 में से 20 अवैध हो गए, तो बचे कितने, तो 100 में से जो है 20 घटा देंगे तो यहाँ 80 आ जाएगा। 80%, यानी कि 100 में से हम 20 घटा देंगे तो हमारा 80% आ गया। इसी 80% का रावत को जो है 40% मिलता है। तो यहाँ पर 80 का हम क्या करें, 40% निकाल दें। यहां पे लिख लें हम रावत, यहां पे लिख लें मोहन। अब रावत को यहां पे 1 0 से 1 0 1 0 से 8 चौके 32, यानी कि रावत को जो है वो 32 मिला, 32% मिला। तो बाकी जो है मोहन को कितना मिला, तो 80 में से हम 32 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8 आ गया, यहाँ पे 7 में से 48 आ गया, 48%।
यानी कि रावत को 32% मिला और जो है मोहन को 48% मिला। और कह रहा है कि हार जीत का जो अंतर है वो कितना है, 1600 का है। तो रावत और मोहन का भी परसेंटेज का भी उनके अंतर भी, उनका भी अंतर निकाल लीजिए। 32 और 48 का जो अंतर होगा वो अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 48 में से हम 32 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16%। अब यहाँ पे निकाल लें, यानी कि 16% बराबर यहाँ पर आ गया 1600। सवाल में क्या कह रहा है, कुल मतों की जो संख्या यानी कुल मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर मतदाताओं ने कुल मत निकाल लीजिए, कुल मत निकाल लीजिए, यानी कि 16% बराबर ये हो जाएगा 1600 के, 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1600 बटा के 16 हो जाएगा। और 100% जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1600 और बटा के यहाँ पे 16 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 16 से 16 कट गया और यहाँ पर 100 100 यानी कि 2 0 लगा दीजिए, कितना हो गया हमारा 10,000। तो जो कुल मतों की जो संख्या है, जो मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया, वो मत कितना था, वो टोटल जो है मत कितना था, 10,000। 10,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो सवाल यहाँ पर दिया है कि एक चुनाव में 20% अवैध घोषित कर दिए, कहते आप भी 20% अवैध निकाल लीजिए। हमने टोटल माना है कि कुल चुनाव में जो वोट पड़े हैं वो टोटल कितने पड़े हैं, 100। तो 100 का 20 अवैध हो गया तो बचा कितना, 80 का 40% रावत निकाल लीजिए। 80 का 40% 32 आ गया, तो 80 में से 32 घटा दीजिए तो मोहन का मिल जाएगा। और चुनाव में हार जीत का अंतर दिया है 1600 वोट से क्या हो गया, वो रावत क्या हो गया, पराजित हो गया। तो इनका अंतर निकाल लीजिए, 48 और 32 का तो आ जाएगा 16, 16% बराबर 1600 के। और फिर जब इसको कुल मत निकालना है तो आपका निकल जाएगा 10,000। आगे चलते हैं, चुनाव का एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार, अब तक तो हमने देखा 2 थे, अब यहाँ 3 हो गए। तो यहाँ एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने भाग लिया और जीतने वाले उम्मीदवार को 45% जो है अंक जो है 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तो कह रहा है यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है तो कह रहा है कि कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यानी कुल मतों की संख्या कितनी है। तो 3 उम्मीदवार हैं, तीनों ने भाग लिया और जीतने वाले उम्मीदवार को 45% अंक मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% अंक मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार जो है 4500 वोट से जो है क्या होता है, चुनाव हार जाता है, तो बताइए जो है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो कुल वोटों की संख्या यानी कुल मतदान की संख्या, आपका कुल मतों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पर हम ऐसे मान लें कि जैसे कुल हमारा जो मत है, कुल मत हम मान लें फिर 100 हो गया। यहाँ पे 3 उम्मीदवार हैं तो ऐसे आप 3 उम्मीदवार बना लीजिए और यहाँ इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको थर्ड कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 45% मिला, तो जीतने वाला तो फर्स्ट पे रहेगा तभी जीतेगा, तो यहाँ 45% कर दीजिए। और तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मिला तो इसको 25% कर दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 45 को और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10 को 0 और यहाँ पर 5 5 10 और 4 2 6 1 7 यानी कितना हो गया 70। तो जो यहाँ पे 100 में से ये 70 घटा देंगे तो ये इसका निकल जाएगा, तो 30%। तो जो दूसरा है वो 30% पाया और जो तीसरा था वो 25% पाया और पहला कितना पाया है 45%। तो हमने तीनों का जो परसेंटेज में क्या किया, निकाल लिया कि वो 45% पाया है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला उम्मीदवार जो 30% पाया है और जो थर्ड वाला है वो कितना पाया 25%। यहाँ आगे सवाल में कह रहा है कि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से क्या होता है, वो चुनाव हार जाता है। तो हारता है किससे, फर्स्ट वाले से। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 45 का और 30 का जो अंतर होगा आप निकाल लीजिए। अंतर जब निकालेंगे तो यहाँ 45 में से हम 30 को घटा देंगे तो आ जाएगा 15%। ये जो 15% है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 4500 के। अब यहाँ 15% बराबर यहाँ पे कितना के हो जाएगा, 4500 के। अब यहाँ पे कुल मतों की संख्या आप निकाल लो,
कुल मत आप निकाल लो। तो यहाँ 15% बराबर यहाँ के 4500 के, तो 1% बराबर यहाँ 4500 बटा के 15, तो 100% बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4500 बटा के यहाँ 15 और गुणे 100। 15 से काटेंगे, 15 तिया 45, यानी जो कुल लोगों ने यानी मत जो है मतदान किया था उनकी जो टोटल संख्या 3 लिख करके 2 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, लगा दीजिए। कुल मतों की संख्या कितनी है? वो 30,000 है। कुल मतों की संख्या कितनी है? 30,000। 30,000 लोगों ने क्या किया? मतदान किया। तो ऐसे यहाँ पर एक उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार वाले सवाल भी बनते हैं, 3 उम्मीदवार भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे जो है लगा सकते हैं, और 100 मान करके लगाएंगे तो आपका जल्दी लगेगा, ऐसे आप लगाएंगे तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, यक्स मान करके लगाएंगे तो इस तरह से हमने देखा कि जो चुनाव से रिलेटेड हमने आपको 3 प्रश्न से बताया। अब आगे चलते हैं और दूसरे टाइप पे आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आय से संबंधित प्रश्न। आय से संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। कह रहा कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% शिक्षा पर खर्च करता है। और यदि उसकी मासिक आय इतना है यानी 18,400 रुपए है, तो वो प्रति माह कितने रुपए बचाता है? तो आइए इसको हल करते हैं। हम मान लें जो कुल आय मान लीजिए हमारा वो कितना है? 100 रुपया है, और 100 रुपया में वो क्या करता है? 30% भोजन पर खर्च करता है। तो भोजन पर निकाल लीजिए, भोजन पर 30% करेगा तो वो 30 रुपया हो जाएगा। अब 30 जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 70 बचेगा। वो कितना बचेगा? 70 बचेगा, यानी 70 रुपया। और फिर उस 70 का वो क्या कह रहा आगे? 40%। तो किस पे खर्च करता है? परिवहन पर। तो परिवहन पर निकाल लीजिए, परिवहन पर निकाल लीजिए। 70 का जो है 40% निकालेंगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 28 रुपये आ गया। आगे अब यहाँ पे 70 में से 28 को घटा देंगे तो आएगा 42। तो जो 42 रुपया यहाँ पे आया है वो 42 रुपया, शेष का 42 रुपया बचा। अब उस 42 का कह रहा है 50% शिक्षा पर खर्च करता है, तो उस 42 का जो है वो शिक्षा पर खर्च करता है, तो आप यहाँ शिक्षा पर निकाल लीजिए। शिक्षा पर 50%, तो ये जो है 42 का जो है 50% आपका कितना आ जाएगा? 50 से कम 50 दूना 100, यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो जो है शिक्षा पर उसने 21 खर्च किया, तो वो शेष कितना बचा? अब शेष कितना बचा है? वो शेष हमारा 21 बचा, और 21 रुपया उसने क्या किया? शिक्षा पे किया। यानी कि कुल खर्च उसका कितना हो गया? वो 79। अगर सबको जोड़ेंगे कुल खर्च जो हो गया वो यहाँ पे 30 जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे, प्लस 21 जोड़ेंगे, तो क्या आ जाएगा? 79। इतना रुपए वो क्या करता है? इतना रुपए खर्च कर देता है, और ये क्या करता है? इतने की बचत करता है, 21 रुपए। अब सोच लीजिए कि उसका जो कुल खर्च है, कुल जो उसकी आय है, कुल आय जो है उसकी कितनी है? वो 100 रुपया है, तो वो खर्च करता है कितना? 79 रुपए। 79 रुपए वो क्या करता है? खर्च करता है। 100 रुपया में वो क्या करता है? 21 रुपया को बचाता है। तो 1 रुपये में कितना बचाएगा? 21 बटा के 100 रुपए, यानी कि वो क्या करता है? 100 खर्च कर देता है। जो 100 रुपया उसकी आय है तो इतना खर्च करता है, तो बचत कितने की किया? 21 रुपए की। तो वो जो है 100 में से 21 रुपया बचाता है, तो 1 रुपये में कितना बचाएगा? 21 बटा के 100। तो जो ये 18,400 रुपया है, ये जो इसमें कितना बचाएगा? तो 21 बटा के 100 और गुणे यहाँ पे 18,000, ये 400 हो जाएगा। तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, जब हम इसको गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हमारा 21 गुणे 184, और जब हम गुणा कराएंगे तो 184 में गुणा कराएंगे तो 3864 रुपए आ जाएगा। तो हमने इस तरह से देखा कि जो उसकी आय अगर 100 रुपया है तो इतना खर्च किया, तो उसका जो शेष बचा वही हमारा क्या होगा? बचत होगा। यानी वो क्या करता है? 100 रुपये में जो है
जो है 79 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 100 रुपया में 21 रुपया बचाता है, तो 1 रुपया में कितना बचाएगा? 21 बटा के 100, तो 8,400 रुपए में कितना बचाएगा? तो इस जो है 21 बटा के 100 गुणे इतना कर देंगे 18,400, और फिर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3,864 रुपए की क्या करेगा वो? इतने की वो हर महीने बचत करेगा। इसको हम थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। शार्ट तरीका है कि कुल धनराशि, प्रारंभ की कुल धनराशि बराबर, यहां ये आर लिखा, आर माने जो होगा शेष का, तो शेष की धनराशि यहां गुणे, अब यहां 100 बटा के 100 माइनस के x और गुणे 100 बटा के 100 माइनस के y, और यहाँ पे गुणे 100 बटा के 100 माइनस के z। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। जेठ यहाँ दिया रहेगा, कितने उतनी ही हमको क्या होगी? जरूरत होगी। तो इस तरह से हम निकालेंगे। इस जो यहाँ है ये शेष है, शेष जो राशि होगी वो ये हो जाएगी। अब इस वाले फार्मूले से हम सेट करके लगाएंगे तो देखते हैं। जो प्रारंभ में कुल धनराशि उसकी मासिक आय कितना है? 18,400 रुपया है, और आगे यहाँ जो शेष है वही हमको क्या करना है? आर ज्ञात करना है, यानी उसमें कितने रुपए की बचाता है महीने में। तो बचाता है यहाँ पे ये ही आपको निकालना है, और गुणे यहाँ पे 100 बटा के यहाँ पे करेंगे 100 बटा के 100 माइनस x। पहला जो है भोजन पर कितना करता है, तो 100 माइनस के यहाँ पे हम 30 कर देंगे, और गुणा यहाँ 100 और बटा के x 100 माइनस के y, यहाँ 100 माइनस के क्या करेंगे? 40 कर देंगे। किस पे खर्च करता है? परिवहन पर। फिर गुणा करेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, बटा के यहाँ 100 माइनस के वो 50% क्या करता है? वो आपका शिक्षा पर खर्च करता है। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ पे 18,400 बराबर यहाँ आर, और गुणे यहाँ पे ये 100 बटा के क्या हो जाएगा? 70, और गुणे यहाँ पे 100 बटा के क्या हो गया? 60 हो गया, और गुणे ये 100 बटा के क्या हो गया? 50 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये जो है यहाँ काटिए, 1 0 2 0 1 0 1 0 कट गया। यहाँ पर 50 एकम 50, 50 दूना 100, और यहाँ से ये 0 2 0, यहाँ 1 0 2 0। हमने कहा है बराबर के इधर उधर भी हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपका यहाँ पे 6 बचा, तो 2 तिहाई यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ 7 त्रिक 21 है, 21 गुणे यहाँ पे, यानी कि हमारा 184 बचा। 184 बराबर यहाँ आर है, आर बटा के यहाँ पे 7 गुणे, यानी कि 7 गुणे 3, तो 7 गुणे 3 का मतलब 21 हो गया। इसके बटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर बराबर हमको क्या हो जाएगा? 184 गुणे 21, और 184 गुणे 21 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3800, यानी कि 3,864 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? आर आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत कम समय मानना है, फिर इस तरह से ऐसे लेके जाएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा। जो दोनों तरीका बता दिया गया, जो अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला आपको याद करना होगा। ये प्रारंभ में कुल धनराशि है, और यहाँ पर जब यहाँ शेष का पूछेगा यहाँ पे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? 100 को पलट करके नीचे 100 में से घटा करके 3, यहाँ पे 3 बार दिया है तो 3 बार ऐसे नीचे करके x y z ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह से इसको सेट करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, और फिर आर का मान, या आपका प्रारंभ में कुल धनराशि ये दे देगा। शेष की धनराशि बोलेगा प्रारंभ में धनराशि कितनी है, वो पूछ देगा कि प्रारंभ में की कुल धनराशि कितनी है, तो वो भी इससे लगा लेंगे। और यहाँ पर जो शेष धनराशि इसमें पूछ दिया तो ये निकाल लिए। तो इस तरह से ऐसे इसमें कई टाइप के बनते हैं। चलिए इसी का एक और देखते हैं। यहाँ उसी टाइप का सवाल है। देखिए 5वां सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 25% भाग अपनी पत्नी को, शेष संपत्ति का 20% भाग अपने पुत्र को, पुनः शेष बची हुई संपत्ति को 50% अपनी पुत्री के मध्य बांट देता है, और शेष बची हुई संपत्ति को जो है यानी कि 6 लाख रुपए को धनराशि को LIC में निवेश कर देता है।
तो ज्ञात कीजिए उसके पास प्रारंभ में कुल कितनी रुपए की संपत्ति थी, यानी शुरू में उसके पास प्रारंभ में उसकी कुल संपत्ति कितनी थी उसके बारे में बताया है। इसको हम जो है ट्रिक से ही लगा रहे हैं, जो हमने आपको फार्मूला बताया। प्रारंभ की कुल धनराशि, प्रारंभ की कुल धनराशि बराबर इस तरह से निकालेंगे आगे। तो हमने आपको बताया यहाँ आर माने शेष की धनराशि, यहाँ गुणे यहाँ हमने आपको बताया था कि 100 बटा के 100 माइनस के x गुणे 100 बटा के 100 माइनस के y गुणे 100 बटा के 100 माइनस के z। इस तरह से हम निकाल लेंगे और हमको जो पूछा है उसको निकाल लेंगे। यहाँ पूछा है कि प्रारंभ में कुल संपत्ति कितने रुपए की थी, तो यहाँ प्रारंभ में ये पूछा है, यहाँ ये आर माने क्या हो गया शेष, यानी शेष की धनराशि उसकी कितनी है। तो शेष उसकी क्या है, यहाँ पे कहा है कि शेष बची हुई धनराशि, तो उसी तरह से यहाँ लगाएंगे तो 6 लाख रुपए वो क्या करता है, वो LIC में निवेश करता है। यहाँ पे 100 बटा के 100 माइनस के क्या लिखेंगे 25% वो क्या करता है अपनी पत्नी को देता है, और गुणे 100 फिर बटा के 100 माइनस के यहाँ पर 30% क्या करता है अपने पुत्र को देता है, और गुणे यहाँ फिर एक बार और 50% अपनी पुत्री को देता है, तो 100 माइनस के 50। अब यहाँ इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ 6 लाख है और गुणे यहाँ 100 यहाँ घटाएंगे तो ये 100 बटा के क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, गुणे ये 100 बटा के क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और आगे फिर यहाँ 100, ये 90, 100 में से 50 घटाएंगे तो 100 बटा के क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, यहाँ 1 0 2 0 और 1 0 2 0 कट गया। यहाँ 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75। अब यहाँ पे काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 20 आ गया। अब ये 4 से काटिए तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 से काटिए तो 2 दहा में 20, और ये 3 से काटेंगे तो ये 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया। तो सब कट गया, बाकी यहाँ 2 बचा, यहाँ 10 बचा, यानी 1 0 यहाँ और लगेगा, यानी 2 लिख करके यहाँ 5 0 तो ये है, और उसके अलावा एक इधर भी मिल गया। तो अब यहाँ इसकी धनराशि कितनी हो गई 20 लाख रुपए की हो गई, यानी कि प्रारंभ में जो उसकी कुल धनराशि है कि जो उसकी प्रारंभ में कुल संपत्ति है, जो उसकी कुल संपत्ति है वो संपत्ति कितने रुपए की है, वो 20 लाख रुपए की संपत्ति। तो इस तरह से जब ऐसे प्रश्न बनेंगे तो हमको इस तरह से बहुत जल्दी लग जाएगा, तो इसी से लगा लेंगे कि प्रारंभ में कुल धनराशि और आर यानी शेष की धनराशि गुणे 100 बटा के 100 माइनस x गुणे 100 बटा के 100 माइनस y गुणे 100 बटा के 100 माइनस के z। ये बढ़ता जाएगा, 3 4 रहेगा तो और आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से चाहे शेष की धनराशि पूछेगा चाहे प्रारंभ की धनराशि पूछेगा तो हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इस सेशन में हमने परसेंटेज के 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा, और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।